ऐसा क्यों दिखा है? हेलो, यस मैम। नेटवर्क बच्चा, नेटवर्क आ जा रहा है बच्चों, थोड़ी सी परेशानी तो हो ही। तो आइए चलते हैं। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा था? पार्टिसिपेंट्स कहाँ गए भाई? हम लोगों ने कल पढ़ा था कि कैपिटल क्या होता है। तो जो अमाउंट प्रोप्राइटर के द्वारा बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाए उस अमाउंट को हम कहते हैं कैपिटल। अच्छा, मान लीजिए कि इस बिजनेस में जो बिजनेसमैन है, जितना उसके पास पैसा था, जितना अमाउंट था उसके पास, उसने सारा पैसा लगा दिया। फिर भी अभी उसमें और लगाने की आवश्यकता है, उसमें और लगाने की आवश्यकता है। तो अब बताइए कि वो पैसा कहाँ से लाएगा? कहाँ से लाएगा? मान लीजिए कि मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरे पास 50 लाख रुपए थे और मैंने सारे के सारे अमाउंट जो है बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। इसके बाद भी हमें 5 लाख रुपए की और आवश्यकता है। वो 5 लाख मैं कहाँ से ले आऊं? कुछ आइडिया आ रहा है आपके दिमाग में? क्या करना चाहिए, क्या करूं, कहाँ से ले आऊं वो 5 लाख रुपए? एसेट से। उधार ले सकते हैं ना, किसी से उधार मांग सकते हैं, लोन ले सकते हैं, कर सकते हैं। तो जो हम उधार लेंगे, जो लोन लेंगे, जो कर्ज लेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको कहेंगे लाइबिलिटीज। उसको हम लोग कहेंगे लाइबिलिटीज। कैपिटल का डेफिनेशन पहले हम लोग लिख लेते हैं। क्या लिखे थे? कि इट इज एन अमाउंट, इट इज एन अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द invested by the businessman और सर अजीत सर ऐसा करिए कि पार्टिसिपेंट्स इधर दिखाई दें और क्यों ऐसा हो जा रहा है? हाँ, it is an amount invested by the owner or the businessman into the business. Yeah, it is an amount invested into the business, invested into the business by the owner or proprietor or the businessman, that is called capital. अब इसमें जब और ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करने की जरूरत होगी और हमारे पास अगर उतना अमाउंट नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे? हम कहीं से कर्ज लेंगे। जो कर्ज लेंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज यानी कर्ज। यानी प्रोप्राइटर को छोड़ करके यदि आउटसाइडर्स हमारे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो सब हमारे लिए क्या कहलाएंगे? वो हमारे क्रेडिटर्स कहलाएंगे। यानी बिजनेसमैन उसका कर्जदार है, वो कर्जा हो जाएगा बिजनेस के लिए और उस कर्जे को कभी ना कभी चुकाना ही पड़ेगा। तो
on the basis of payment of the liabilities, it is classified into two parts. liabilities को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया. जैसे एसेट्स को हम लोगों ने क्लासिफाई किया था ना, क्लासिफाई किया था एसेट्स को, उसी तरह से लाइबिलिटीज को भी क्लासिफाई किया जाएगा. एक हो गया नॉन करेंट लाइबिलिटीज, नॉन करेंट लाइबिलिटीज, और एक हो गया करेंट लाइबिलिटीज. करेंट लाइबिलिटीज, नॉन करेंट लाइबिलिटीज एंड करेंट लाइबिलिटीज. तो नॉन करेंट लाइबिलिटीज आर दोज लाइबिलिटीज which are payable after the period of 1 year. जिस लाइबिलिटीज का पेमेंट हम 1 साल के बाद करते हैं, यानी 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, जो भी हो, उस लाइबिलिटीज को हम क्या कहेंगे? उस लाइबिलिटीज को हम कहेंगे नॉन करेंट लाइबिलिटीज. और वह लाइबिलिटी जिसका पेमेंट हम एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर में करेंगे, यानी 1 साल के अंदर में जिस अमाउंट का पेमेंट होता है, जिस लाइबिलिटीज का पेमेंट होता है, उसको हम कहते हैं करेंट लाइबिलिटीज. द अमाउंट विच इज पेबल, द अमाउंट विच इज पेबल within the period of 1 year, that type of liabilities are called current liabilities. वह लाइबिलिटीज जिसका पेमेंट हम 1 साल के अंदर में करते हैं, 1 साल यानी 12 महीने के अंदर में करते हैं, उस तरह के लाइबिलिटीज को हम क्या कहते हैं? उस तरह के लाइबिलिटीज को हम कहते हैं करेंट लाइबिलिटीज. तो आइए लिखते हैं, लिख लीजिए करेंट लाइबिलिटीज क्या होता है और नॉन करेंट लाइबिलिटीज क्या होता है. सबसे पहले हम लोग लिख रहे हैं नॉन करेंट लाइबिलिटीज. और नॉन करेंट लाइबिलिटीज से पहले हम लोग पहले लाइबिलिटीज को लिख लिया जाए. लाइबिलिटीज किसे कहेंगे? द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द आउटसाइडर्स आर इन्वेस्टेड बाय द पर्सन्स अदर देन द ओनर ऑफ द बिजनेस, अदर देन द ओनर ऑफ द बिजनेस, and the amount is invested by the persons other than the owner into the business is called liabilities. वह अमाउंट ओनर को छोड़ करके अगर दूसरे लोगों के द्वारा बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं लाइबिलिटीज. और इसको हम कह सकते हैं इट इज द क्लेम ऑफ आउटसाइडर्स, यानी हमने भी इसमें इतना लगाया है, हमारा अमाउंट मिलना चाहिए. ये आउटसाइडर का क्लेम भी हम इसको कह सकते हैं. और ये क्लेम जो करेंगे आउटसाइडर्स, जिन लोगों ने हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, उस क्लेम को हमेशा ड्यू डेट पे पेमेंट किया जाता है. दीज क्लेम्स आर ऑलवेज पेबल ऑन ड्यू डेट. तो आइए लिखते हैं लाइबिलिटीज. लिखिए लाइबिलिटीज, द अमाउंट invested by the invested into the business, the amount invested by person या persons other than owner or proprietor or businessman into the business is called liabilities. It is also called, it is the
क्लेम ऑफ आउटसाइडर्स, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ये आउटसाइडर को जो हम पेमेंट करते हैं वो हमारा क्या है, वो हमारा जो बिजनेसमैन आउटसाइडर को पेमेंट करता है। हेलो हेलो, यस मैम। मेरी आवाज आ रही है बच्चों आप लोगों तक? यस मैम। चलिए ठीक। लाइबिलिटीज आर always payable on ड्यू डेट। जो उसका ड्यू डेट रहेगा हमेशा उसके ड्यू डेट पे पेबल होती है। अब लिखिए, अब उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हमने लायबिलिटीज का क्लासिफिकेशन किया था। इस लायबिलिटीज को हमने ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट, हमने लायबिलिटीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक हो गया नॉन करेंट लायबिलिटीज और एक हो गया करेंट लायबिलिटीज। तो लिखिए नॉन करेंट लायबिलिटीज, हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा नॉन करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटीज मैं ये जो यहाँ पे लिखाती हूँ बेटा, मैं सिंपल वर्ड्स में लिखवाती हूँ, ऐसी बोलचाल की भाषा में इसलिए लिखवाती हूँ कि आप लोगों को थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। वैसे डेफिनेशन तो आपके बुक्स में दिए ही हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको सिंपल वे में, सिंपल वर्ड्स में लिखाती हूँ कि आपको समझ में भी आ जाए और आपको याद भी हो जाए, दोनों काम हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पे लिख लीजिए। किसका एग्जाम्पल? ये लायबिलिटीज का एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के तौर पे क्या क्या हो जाएगा? तो एग्जाम्पल में हो सकता है, एग्जाम्पल हो जाएगा बैंक लोन। बैंक से अगर हम लोन लेते हैं उसको हम कहेंगे बैंक लोन। और क्या, हम लोग जब पढ़ रहे थे बेटा क्रेडिट सेल के बारे में और क्रेडिट परचेज के बारे में, तो क्रेडिट परचेज में एक वर्ड आया था ना, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स जिससे हमने उधार परचेज किया, ये क्रेडिटर्स भी क्या कहलाएगा? ये लायबिलिटीज ही है। ये एक तरह से हमने कर्जा ही लिया हुआ है उनके पास से। और क्या, जिनके यहाँ से हमने परचेज किया लेकिन उसके बदले में हमने कोई बिल साइन नहीं किया, तो वो हमारे लिए हमारे क्रेडिटर्स हैं। लेकिन जिनके यहाँ से हमने परचेज किया और उसके बदले में हमने एक बिल एक्सेप्ट कर लिया, तो जो बिल एक्सेप्ट किया वो बिल हमारे लिए क्या है? बिल्स पेबल है। यानी ये भी किसमें आ जाएगा? ये लायबिलिटीज का ही एग्जाम्पल हो जाएगा, जिसको शॉर्ट में B/P लिखते हैं ना, बिल्स पेबल। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ लायबिलिटीज। अब लिखते हैं नॉन करेंट लायबिलिटीज। देखिए दोज लायबिलिटीज, ये मैं मिटा दूं ना बच्चों, या चलिए नीचे से लिखना शुरू करिए, यहीं से लिखिए। दोज लायबिलिटीज which is payable, those liabilities which are payable, which are payable after a period of more than 1 year, those liabilities which are payable after a period of more than 1 year are called, और कहां से, कब से? from the end of accounting period,
from the end of accounting year. Accounting year. वह लाइबिलिटीज जिसका पेमेंट हम 1 साल से अधिक अवधि में पेमेंट करेंगे, और वो अवधि कहाँ से स्टार्ट होगा, तो जो हमारा अकाउंटिंग ईयर है, अकाउंटिंग ईयर के एंड से स्टार्ट होता है। जनरली जो हम पेमेंट शुरू करते हैं ना, तो ईयर के लास्ट से देना शुरू करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि हमारा अकाउंटिंग ईयर, मैं इस एग्जाम्पल को मिटा रही हूँ बच्चों, है ना, ये जो एग्जाम्पल हम इधर लिखे हैं इसको मैं मिटा रही हूँ, ये लाइबिलिटीज को ही मिटा दे रही हूँ, ये जो क्लासिफिकेशन हम लोगों ने किया है। जैसे मान लीजिए कि हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर। 1 जनवरी 2019 से स्टार्ट हो करके 31 दिसंबर 2019 तक हमारा एक अकाउंटिंग पीरियड चला। तो ये जो अमाउंट हम पेमेंट करना शुरू करेंगे ना, तो 31 दिसंबर से 31 दिसंबर 2019 से लेकर के फिर अगले मतलब इसके बाद वाला साल 31 दिसंबर 2020 तक का जो पीरियड होगा ना बेटा, उसको हम कहेंगे ईयर ऑफ 1 अकाउंटिंग पीरियड। यानी एंड से स्टार्ट करते हैं हम लोग पेमेंट करना, तो 31 दिसंबर 2019 से 31 दिसंबर 2020 तक का जो पीरियड कहलाएगा ना बच्चों, इसको हम कहेंगे 1 अकाउंटिंग पीरियड। मतलब ये 12 महीने का ये साल। इसके बीच में जिस अमाउंट का पेमेंट हो जाए वो करंट लायबिलिटीज हो जाएगा, और अगर इसके बाद पेमेंट करना हो, यानी 31 दिसंबर 2020 के बाद अगर करना होगा, 2020 के बाद अगर पेमेंट करना होगा, यानी 1 साल के बाद पेमेंट करना है ना, तो मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड, तो इसका मतलब कि ये नॉन करंट लायबिलिटीज हो जाएगा। इसमें लिखिए इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको और भी एक वर्ड यूज करते हैं, क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। इसको हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी कहते हैं, यानी लंबे समय के लिए जो कर्जा लिया जाए। और इसके एग्जाम्पल हैं, क्या इसका एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं, तो इसका एग्जाम्पल हो गया लॉन्ग टर्म लोन। ये लॉन्ग टर्म लोन जो लंबे समय के लिए लोन लिया जाए, यानी जिस लोन का पेमेंट हम 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल एटसेट्रा, जैसा हमारे और बैंक के बीच में टर्म्स और कंडीशंस हुए होंगे, उसके अकॉर्डिंग हमको 1 साल के बाद करना है, यानी 2 साल के बाद 3 साल के बाद 4 साल के बाद अगर करना है, 1 साल से अधिक में अगर हमको पेमेंट करना है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे लॉन्ग टर्म लोन है। यानी कर्जा लिए हैं लेकिन लंबे समय के लिए, जनरली जो है 5 साल का आदमी लेता है। और क्या और ले सकते हैं, एक मॉर्टगेज लोन होता है। मॉर्टगेज लोन क्या होता है, जब हम लोन लेते हैं ना बच्चों, तो इसके बदले में हम कुछ सामान अपना गिरवी रख देते हैं, सिक्योरिटी के रूप में कुछ रख देते हैं, कि यदि हम आपका पैसा हम चुकता नहीं कर पाए, समय पे पेमेंट नहीं कर पाए, तो हमारा जो हमारा आइटम है आपके पास, गिरवी रखा है हमने आपके पास, बंधक रखा है जो आपके पास, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, वो अब आपका हो जाएगा। यानी वह कर्जा लिया और कर्जे के बदले में हमने कुछ अपना कीमती सामान उसके सिक्योरिटी में रख दिया, अगर पेमेंट कर दिए तब तो वो सामान फिर हमको मिल जाएगा वापस। और अगर हम मान लीजिए ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं कर पाए उसका अमाउंट, तो अब हमारा जो सामान है उसके पास गिरवी रूप में जो मॉर्टगेज करके रखे हैं, सिक्योरिटी के रूप में जो रखे हैं, अब उस सामान पे अधिकार जो है वो लोन देने वाले का हो जाएगा, जिससे हमने लोन लिया है। तो इस तरह के अगर लोन लिया जाए तो उसको क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे मॉर्टगेज लोन, सिक्योर्ड लोन भी इसको कहते हैं। एक और एग्जाम्पल हो सकता है डिवेंचर। अब आप लोग कहेंगे मैडम ये डिवेंचर क्या होता है, अभी समझ लीजिए इसको सिंपल सी भाषा में, क्योंकि हमारे अभी हम लोग अभी छोटे छोटे बच्चे हैं ना, क्लास 11th में है, जब थोड़े से हम लोग बड़े होंगे, क्लास 12th में जाएंगे, तो ये पूरा चैप्टर ही हम लोगों को पढ़ना है, कंपनी अकाउंट्स में ये सब आता है।
एक तरह से समझ लीजिए ऋण पत्र इसको हिंदी में कहते हैं। ये क्या कहते हैं, डेप्ट सर्टिफिकेट है। डिवेंचर क्या है, डेप्ट सर्टिफिकेट है और ये कंपनी द्वारा इश्यू किया जाता है। इसको जारी कौन करता है, कंपनी जारी करती है। ये ऋण पत्र है एक तरह से समझ लीजिए। और थोड़ा सा जब हम लोग और बड़े होंगे, जब क्लास 12th में जाएंगे तो इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। फिलहाल एक तरह से ये भी हमारा क्या है, ये कर्जा ही है। तो ये रहा एग्जाम्पल ऑफ नॉन करेंट लायबिलिटीज। अब लिखिए करेंट लायबिलिटीज। ये सारी चीजें आप लोगों ने लिख लिया क्या? मेरी आवाज आप लोगों तक जा रही है बच्चों? हेलो, Yes, ma'am. अच्छी बात है। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट है करेंट लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटीज करेंट लायबिलिटीज किसे कहते हैं? तो करेंट दोज लायबिलिटीज payable within a period of 1 year from the end of accounting year, from the end of accounting year is called current liabilities. वह लायबिलिटीज जो एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर में जिसका पेमेंट किया जाए, और वो पीरियड कहाँ से स्टार्ट होता है, फ्रॉम द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, फ्रॉम द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। देखिए पीरियड भूल गए हमने, अकाउंटिंग ईयर are called current liabilities, इसका एग्जाम्पल लिख लिया जाए। इसका एग्जाम्पल होगा क्या, क्रेडिटर्स। हमने उधार सेल करने वाले में पढ़ा था ना, जब हम गुड्स को क्रेडिट पे सेल कर रहे थे तो वो जिसको हम सेल कर रहे थे वो हमारा डेटर्स कहला रहा था ना, लेकिन जिससे हम उधार परचेज कर रहे थे और उसके बदले में कोई बिल एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो वो हमारे जिन व्यक्ति से हमने परचेज किया, जिस व्यक्ति से बिजनेसमैन ने परचेज किया, वो बिजनेसमैन के लिए क्या कहलाएगा, क्रेडिटर्स कहलाएगा। देखिए जहां से भी हम लोग उधार लेते हैं ना बच्चों, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे बिजनेसमैन हो, जब हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस करने का मतलब ही होता है कि उधार लेन देन करना। मतलब पैसे के लिए भी हम लेन देन कर सकते हैं और कैश के लिए भी लेन देन कर सकते हैं, तो उसमें उधार लेन देन तो चलते ही रहता है। तो जिस व्यक्ति से हम उधार लेते हैं वो व्यक्ति ये नहीं कहता है कि हमारा पेमेंट जो है 10 साल के बाद करिएगा, 5 साल के बाद करिएगा, ऐसा वो नहीं कहता है। वो क्या कहता है, वो कहता है कि अभी ले जाइए, अभी आइटम ले जाइए, हमारा पेमेंट जो है 10 दिन के बाद कर दीजिएगा, 20 दिन के बाद कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा महीने दिन के बाद कर दीजिएगा। कभी वो नहीं कहता है कि आप 5 साल के बाद पेमेंट करिएगा, ऐसा नहीं होता है। यानी इसका पेमेंट जो है एक अकाउंटिंग पीरियड, एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर में ही हो जाता है, इसलिए किसमें आ जाएगा,
ये करंट लायबिलिटीज में आ जाएगा। और क्या आ जाएगा? बिल्स पेबल, जो उधार हमने परचेज किया और उसके बदले में हमने जो बिल एक्सेप्ट कर लिया, वो बिल हमारे लिए बिल्स पेबल है ना, तो उसका भी अमाउंट ड्यू डेट पहले उसमें लिख दिया जाता है कितने दिनों के बाद हमको देना है, और जो उसपे हमने डेट लिखा स्पेसिफाइड डेट को हमको वो स्पेसिफाइड अमाउंट देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी किस में आ जाएगा? ये करंट लायबिलिटीज में आ जाएगा। और एक वर्ड आता है बैंक ओवरड्राफ्ट। ये बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट ये नया वर्ड आ गया। देखिए, हम बिजनेसमैन हैं, तो बिजनेसमैन के पास हमेशा कैश आता भी है और जाता भी है। तो हम बैंक में अकाउंट जो खुलवाते हैं, बैंक में जो हमारा करंट अकाउंट होता है, तो बैंक हमको अगर फैसिलिटी देता है, क्या फैसिलिटी देता है कि अगर आपके अकाउंट में पैसा कम है, अगर आपके अकाउंट में पैसा कम है और आपको ज्यादा पैसे की जरूरत है, तो आप चाहें तो मैं ये फैसिलिटी आपको दे रहा हूँ कि आप चाहें तो उससे अधिक भी पैसा ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा बैंक, हम बिजनेसमैन हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं, और हमारा बैंक में जो अकाउंट है उसमें केवल जो है 60,000 ही अमाउंट है, ₹60,000 ही हमारे बैंक में है। लेकिन हमको कितने पैसे की जरूरत है? हमको जो है इसमें 70,000 अमाउंट की जरूरत है, हमको 70,000 रुपए की जरूरत है, 70,000 अमाउंट की आवश्यकता है हमारे बिजनेस में। तो हम क्या करेंगे? हेलो, जितना अमाउंट हम विड्रॉ किए एक्स्ट्रा, कितना एक्स्ट्रा विड्रॉ किए, तो 70,000 में से 60,000, हमारे पास था ही केवल 60,000 रुपीज, लेकिन हमने विड्रॉ कितना कर लिया? हमने विड्रॉ कर लिया 70,000। कितना ज्यादा विड्रॉ किया? 10,000 विड्रॉ कर लिया। यानी जो 10,000 एक्स्ट्रा हमने विड्रॉ किया उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे कि ओवरड्राफ्ट हो गया है। यानी जितना हमारे अकाउंट में पैसा है, अगर उससे ज्यादा हम विड्रॉ करते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ओवरड्राफ्ट। जितना अकाउंट में पैसा है अगर उससे ज्यादा विड्रॉ कर ले तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे ओवरड्राफ्ट। ये बैंक ओवरड्राफ्ट। तो अब बैंक हमको सुविधा दिया है कि आप हम आपको सुविधा दे रहे हैं कि आप ज्यादा पैसा ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये नहीं कहता है कि आप ओवरड्राफ्ट कर लिए, ज्यादा निकाल लिए तो हमको 4 साल के बाद दीजिएगा, बिल्कुल नहीं। वो कहने का मतलब ये है कि आज आपके अकाउंट में पैसा कम है, आज विड्रॉ कर लीजिए, 2-4 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में जब आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, आप फिर हमारा जो है चुकता कर दीजिएगा। तो यानी बैंक ओवरड्राफ्ट भी किस में आता है? ये करंट लायबिलिटीज में आता है, ये करंट लायबिलिटीज में आता है। और हम लोगों का एक और टॉपिक रह गया, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होता है? वह अमाउंट या वह चीज, वह प्रोडक्ट जिसमें हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिसमें हम बिजनेस कर रहे हैं। अगर बिजनेसमैन बिजनेस से कुछ पैसा यूज कर रहा है या कुछ प्रोड्यूस किया हुआ गुड्स अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल कर रहा है, अपना पर्सनल यूज कर रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे ड्राइंग्स। तो लिखिए ड्राइंग्स के लिए, ड्राइंग्स the amount are goods, the amount withdrawn are goods taken by the proprietor or by the owner from the business for his personal use, is called drawings, उसे हम ड्राइंग्स कहेंगे। वो ड्राइंग नहीं जो हम लोग पिक्चर बनाते हैं, वो ड्राइंग नहीं है। ये कौन सा ड्राइंग है? ये ड्राइंग्स है। यानी बिजनेस में से अगर हम कुछ भी, बिजनेसमैन कुछ भी हो सकता है, पैसा भी हो सकता है, गुड्स भी हो सकता है, ये
जो कार है बिजनेस की, उसका अगर हम अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं वो भी ड्राइंग्स ही कहलाएगी। जो भी खर्चा लगेगा वो सब ड्राइंग्स में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हम बिजनेसमैन हैं, हमने बिजनेस स्टार्ट किया। ये बताइए, हमको भूख लगती है? लगती है ना। हमारे बाल बच्चे हैं, उनके लिए खर्चे लगेंगे ना। हम तो कोई जॉब करते नहीं है, हम तो बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेसमैन जब बिजनेस करता है तो कोई दूसरा जॉब थोड़े करता है, वो तो बिजनेस कर रहा है ना। तो अब उसको बच्चे को पढ़ाने के लिए फी की जरूरत है, स्कूल फी देना है, कहाँ से लेगा? बिजनेस के पैसे से ले लिया। तो बिजनेस का पैसा लिया तो बिजनेस में नहीं लगाया, कहाँ लगा रहा है? अपने बच्चे के फी पेमेंट करने में लगा रहा है। तो ये जो फी पेमेंट कर रहा है ना, इसका पर्सनल काम है। इसको क्या कहलाएगा? ये ड्राइंग्स कहलाएगा। अपने बच्चे को ट्यूशन भेज रहा है, तो जो ट्यूटर है, जो ट्यूशन वाला टीचर, उसको भी पेमेंट चाहिए ना। हम कहाँ से लाएंगे? हम तो बिजनेसमैन हैं, हम तो कोई दूसरा जॉब कर नहीं रहे हैं। फिर पैसा कहाँ से लेंगे? वो बिजनेस से लेंगे। तो जो बिजनेस का पैसा हमने लिया, वो किस लिए लिया? ट्यूशन फी पे करने के लिए। तो अगर उसके ट्यूटर को, उसके ट्यूशन वाले टीचर को जो पेमेंट किया गया बिजनेस का पैसा, वो क्या कहलाएगा? वो ड्राइंग्स कहलाएगा। इतना ही नहीं, मान लीजिए कि हम किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं। मान लीजिए फर्नीचर का ही हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, फर्नीचर बना करके हम सेल कर रहे हैं। तो मान लीजिए 10-20 फर्नीचर हमने बनाया, उसमें से 2-4 फर्नीचर हमने पर्सनल अपने लिए यूज कर लिया, कि हमने अपने गेस्ट रूम में रख लिया, कि जो बाहर से गेस्ट आएंगे कम से कम उठने बैठने के लिए कुछ तो एक कायदे का होना चाहिए घर में, चेयर वगैरह। तो जो चेयर हम अपने गेस्ट रूम में पर्सनली यूज कर रहे हैं, अपने रिलेटिव्स के लिए यूज कर रहे हैं, या किसी को गिफ्ट के रूप में दे रहे हैं, बिजनेस का ही चीज अगर हम किसी को गिफ्ट में दे रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? ये बिजनेसमैन ले रहा है ना। तो ये बिजनेसमैन ले रहा है, अपने पर्सनल यूज के लिए कर रहा है, किसी को गिफ्ट दे रहा है, किसी का ट्यूशन फी दे रहा है, किसी का स्कूल फी भर रहा है, या अपने पर्सनली यूज कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि हम एसी का प्रोडक्शन करते हैं, एसी का प्रोडक्शन कर रहे हैं, हमारा काम है एसी को प्रोड्यूस करना फिर सेल करना। तो जो हम एसी बनाए उसमें से एक एसी हम अपने रूम में पर्सनली लगा लिए। भाई बिजनेस में रहते हैं, जब तक रहते हैं एसी काम करता है, उसके बाद हम अपने घर में भी एक लगा लिए। तो जो घर में अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहे हैं एसी, वो क्या कहलाए?